Pehla Budget presented by State Bank of India. और very good afternoon Vijay ji and thank you so much for taking out time. विजय सर, मैं आपसे हर बजट पे बात करती हूँ. आप पिछले कुछ बजट से खुश नहीं थे. इस बार के बजट से कुछ खुशी आपको है? बिकॉज मिडिल क्लास को कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए मिडिल क्लास की इस बार सुनी गई है. गेतु जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम. थैंक यू. देखिए, मैं खुश इसलिए नहीं हूं क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा जो भारत सरकार एलोकेट कर रही है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा. मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं और इस बजट की भी हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे. पिछली बार भी भारत सरकार ने एग्रीकल्चर क्रेडिट काफी दिया. एग्रीकल्चर रिसर्च पे करीब 10,000 करोड़ हम हर साल खर्चा कर रहे हैं. किसानों की डिमांड ये रहती है कि हमारी इनकम कम है जी. इतना सब होने के बाद भी, सरकार का पूरा समर्थन होने के बाद भी हमारे यहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट है. राइट. फूड प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है. तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? इसीलिए मेरी प्रॉब्लम. दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए यहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी बजट में भी कहा है कि हमने ऑयल सीड मिशन शुरू किया हुआ है. बिल्कुल. ऑयल सीड मिशन के अंदर अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठाएं इसी सरकार का जो कल ही पेश हुआ है, ऑयल सीड में ग्रोथ रेट सबसे कम 1.9%. और बाकी सेक्टर जिसमें कोई मिशन नहीं है वहां ग्रोथ रेट ज्यादा है. तो सवाल इस बात का है कि क्या ये मिशन ग्रोथ को रोकने के लिए है या प्रमोट करने के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारत सरकार के मिशन से काम नहीं होता है तो मिशन लॉन्च मत करिए. और अगर आप करते हैं तो फिर ये देखिए कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आता है. किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है. हमारे यहाँ ऑयल सीड के अंदर ग्रोथ रेट सबसे कम है अक्रॉस द सेक्टर्स. और हम दुनिया के सबसे बड़े आयात करने वाले देश हैं तेलों का. 70% खाने का तेल हम आयात करते हैं जी. तो ये सोच के बड़ा दुख होता है कि बजट के बाद सरकार का एग्जीक्यूशन प्लान क्यों नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं. इस देश का टैक्स पेयर का पैसा कहां जाता है? सवाल इस बात को लेकर. इस बार जो बजट भी किया गया है, जो लोग खुश हैं इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, उसका एक बहुत बड़ा कैच है जी. ओल्ड टैक्स रिजीम से नए टैक्स पे रिजीम करने के लिए ये आपको रिबेट दिया गया. ये परमानेंट नहीं है. रिबेट कभी भी वापस हो सकता है. इट इज लाइक ए स्कीम कि आप अगर ओल्ड स्कीम से बाई वन फ्री इज ए स्कीम, एमआरपी वही रहेगा 1,500 रुपए जी. स्कीम में वापस ले सकता हूं तब आपको एमआरपी देना पड़ेगा. कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि ओल्ड टैक्स रेजिम जहां पे दुनिया भर के डिडक्शन थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, उसकी तरफ से हम एक सिंपल टैक्स रेजिम की तरफ जाए. अच्छा प्रयास है. उसके लिए सरकार ने एनकरेज किया है. लेकिन क्या ये कहे कि ये हमेशा रहेगा? मुझे नहीं लगता. ये रिबेट है. हाँ, महंगाई बढ़ती है, आने वाले 3 साल बाद इसको रेगुलराइज आप कर सकते हैं. फिलहाल ये रिबेट है टू एनकरेज फ्रॉम ओल्ड टैक्स रेजिम टू न्यू टैक्स रेजिम. दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात यहां पे है, हमारा इंपोर्ट जो बढ़ा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, उसकी ग्रोथ है 6.6%. राइट. 17 लाख करोड़ का हमारे यहां ट्रेड डेफिसिट. और जो हमारा एक्सपोर्ट है, जहां इतने सारे इंसेंटिव सरकार दे रही है, सब कुछ दे रही है, वहां ग्रोथ रेट है 3%. तो जहां पे कोई इंसेंटिव नहीं है वहां डबल ग्रोथ रेट है. जहां पे सारे इंसेंटिव हैं वहां ग्रोथ रेट मात्र 3% है. ये चीजें हैं जो दुखी करती हैं. इसीलिए आप जो कह रहे हैं, मेरे दुख का कारण मैंने आपको बताया. विजय सर, आपने कहा कि एक्सपोर्ट जो है वहां पे 3% की ग्रोथ है, लेकिन इसका अहम कारण जो है वो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है. टैरिफ रेजिम जो चेंज हो रही है धीरे धीरे, वो भी हो सकती है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दिक्कतें आई थी पोस्ट कोविड क्राइसिस, वो भी हो सकती है. तो चलिए ठीक है, हम ये मानते हैं कि देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूं जी. अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत टेंशन है. राइट. लेकिन ट्रेड पे फर्क नहीं आया. अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन हमारा ट्रेड नहीं बढ़ रहा. क्यों? पूरी दुनिया हमारी दोस्त, हम यही मान के चलते हैं जी. आधी दुनिया अमेरिका की चाइना की दुश्मन है, हम ये भी मान के चलते हैं. उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है. तो यहाँ जियोपॉलिटिकल इश्यू नहीं है. यहाँ प्रॉब्लम है क्वालिटी की, प्रॉब्लम है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, प्रॉब्लम हमारे यहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर की. देखिए, हम भाषण में कुछ भी बोले,
अल्टीमेटली आप तो इकोनॉमिक को समझती हैं, बाजार को समझती हैं, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन नंबर। आपने सब कुछ किया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी ग्रोथ रेट 3%। आपने इंपोर्ट में कुछ नहीं किया, इनफैक्ट आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसके बाद भी 6.5% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फंडामेंटली हमारे यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कवर अप कर रहे हैं बाय अनाउंसिंग कि हमने इतना पैसा दे दिया, उतना पैसा दे दिया। चंदे से परफॉर्मेंस नहीं आती, मानसिकता से आती। जी, तो क्या इसका मतलब है कि लीकेजेस बहुत है अभी भी सिस्टम में? क्योंकि हम तो बड़ा चढ़ा के ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर टू फार्मर्स, टू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, तो कहीं ना कहीं अभी भी लीकेजेस हो रही हैं क्या? बात लीकेजेस की नहीं है, बात यह है कि ये पैसा सिर्फ इंसेंटिव है कि आप आराम से बैठिए, हम आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। ये जितना जो सब्सिडी है ये परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है। ओके, ये सिर्फ आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम कम है, चलो मैं आपको बाजार में चंदा दे देता हूं। ये सब बेनिफिट्स हैं, ये डोल्स हैं, ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट नहीं हो रहा है। दिक्कत की बात यह है कि जब तक हमारी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पे इंसेंटिव नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान की प्रॉब्लम रहेगी, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पीएसयूज हो, एग्रीकल्चर हो। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम अपने यहाँ पे इतना पैसा सब्सिडी में दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने यहाँ मिशन चलाए, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट है। चिंता की बात वो है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस बात को हमें समझना होगा। जी बिल्कुल। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं विजय सर, और फिस्कल डेफिसिट पेग्ड एट 4.8% फॉर FY25 और FY26 के लिए इट हैज़ बीन पेग्ड एट 4.4%। 4.5% की एक्सपेक्टेशन थी, विच इज़ उसको भी घटा दिया गया है। आई मीन इट्स गुड। लेकिन ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मेजर्स अगर हमें करने हैं तो वी हैव टू बी अ लिटिल लेवी ऑन फिस्कल डेफिसिट फ्रंट को थोड़ा लूज छोड़ना पड़ेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं, या फिर आपको लगता है जितने भी कदम ग्रोथ के लिए उठाए गए हैं दे आर इनफ? देखिए, you have to reflect this from the previous budget. Whatever money was allocated, whether we were able to invest that or not. That is one. Yes, with time there is a little bit improvement in, I will say, the revenue collection. But you have not able to invest, hence you have reduced the allocation. So this is a concern. It means we have money but we are not able to execute. This is another fundamental problem of execution. Okay. One side our performance is going down, on the other side our execution is going down. On the third side, money we are investing is not giving results. That means productivity and production are stagnant. That is what I'm saying. It is a serious problem of actually the execution planning. And this is what we have to learn from China. Maybe they are adversary, but how to execute for results. Execution for wastage nahi. Execute for results. And there is no target for ministries, there is no target for bureaucracy, there is no target for anyone, and we are only talking about, for example, we were in, if I say that ease of doing business, we were at 80, today we are at 50. We are not realizing that there are 49 countries ahead of us. So as an investor, if I reject 49 countries, only then India's number will come. And this is a problem. We are having a wrong mindset to understand we are progressing. And that is what I'm saying. There has to be clarity in investment game ki if I am applying for any permission, if government of India or state government is not giving response in 30 days, it should be deemed as approved. Otherwise, to push file, we have to pay bribe. And today, bribe rates have gone up. It has not gone down. Right. So inflation is going up, bribe has gone up, red tapeism has gone up. So it is not ease of doing business. That is the reason that imports are going up, domestic manufacturing is going down, exports are going down. We have a serious issue to think about it. So it's a budget is fine. My concern is India needs performance. Budget or no budget, if there is a market, other people, foreign investors will invest in India. We will have much better budget. But where is the execution?
तो क्या फिर हम जो विकसित भारत की बात करते हैं बाय 2047 वो एक ख्वाब ही रहेगा? अगर आज जैसा हाल है तो नहीं होगा। मैं आपको सीधा से कारण बताता हूं। फॉर विकसित भारत यू नीड रॉ मटेरियल, ओके? फॉर रॉ मटेरियल यू नीड कमोडिटी मार्केट्स। जी। You have banned every commodity market in India. True. The only commodity markets which are operating are speculative market, which is energy. You cannot have a growth without having hedging, without having risk management, without having price discovery. So I will not invest in India. So what industry is doing? Why exports are going down? Because I cannot cover my future risk. So better I don't book my order. And this is the reason exports are going down. I want to export steel, I want to export soya meal, I want to export other agro commodities. I'm not able to do because I have to take a cover for next 6 months. Where is the hedging? Where is the risk? Okay. So if you are blocking my risk management, why I should take a risk of next 6 months? Better I will not book, hence I'm losing exports. My capacity utilization is going down, my performance is going down. Government of India, bureaucracy and politicians don't understand how the markets operate. And this is my concern. Their whole game is politics and, inflation management instead of improving efficiency, which will create jobs, which will control inflation. They are trying to, catch the elephant from the tail instead of the right place. जो अनाउंसमेंट एग्रीकल्चर के लिए की गई उसमें है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एंड एडिबल ऑयल और 6 साल के लिए एक मिशन का गठन किया गया है। इसको आप कैसा देखते हैं? I have no hope, sorry. Because we have oil seed mission and I'm telling you in oil seed 1.6% is your growth rate. In all other sector when there is no mission, growth rate is higher. Okay? Right. We have full dedicated NDDB, National Dairy Development Board. Look at from last 4 years. In all livestock sector, the productivity and production has gone down. So where is the performance? Again, I'm saying these announcements make no sense to me because the track record is not comfortable. So I'm a man of numbers. I'm not a man of politics or statements. Whatever you are saying, I will trust you, but I will verify. So when I verify, my trust goes down. I understand, sir, because I know you for so many years now. MSME सेक्टर के लिए भी उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। सम रिलीफ, क्रेडिट गारंटी कवर स्कीम एनहांस्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस 5 करोड़ से 10 करोड़, स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़, एक्सपोर्टर्स MSME सेक्टर में इट्स अप टू 20 करोड़। MSME सेक्टर हैज़ बीन फेसिंग इश्यूज़, उनके इश्यूज़ कभी ख़त्म ही नहीं हुए और उनको अगर हमको विकसित भारत बनना है एंड वी हैव टू ग्रो, आवर MSME सेक्टर हैज़ टू ग्रो। इज एनफ बीइंग डन, सर? No, that's what I'm saying. MSME is serious problem because one side that poor guy has to manage his own factory. It's a small team of MSME. They have to manage their business. They have to manage their customers. They have to manage their business operation. On the other side, they have to manage bureaucracy and corruption of inspectors. He has limited resources. Whatever incentive you give it to him is taken away by inspectors as bribes. So point here comes up is why you have not made. Again, I'm saying for all MSME, if they apply for any license or approvals, if bureaucracy is not responding in 30 days, it should be deemed as approved so that they should not run after bureaucracy. They should not bribe the inspectors. They should focus on business. Will Modi government do this reform? My only concern is that you do not have ease of doing business on ground. You have ease of doing business in paper. So unless you do things, MSME is the only way to create employment. And the way ecosystem is operating in India, MSMEs will only take credit if there is a market. Otherwise, if they take credit and if they cannot perform, it will become NPA. So are we pushing into NPA domain? And that is the same problem in agriculture. We are giving lot of credit, but again I'm saying food production and productivity is stagnant.
It means more money is going to agriculture, which is not giving performance. It means we are creating a serious NPA in agriculture because that money is not coming out as a productive asset. It is stagnating in the same production and productivity. It means cost of production is going down, going up, liabilities are going up, performance and results are not coming out, and this is a serious concern. लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, फुटवेयर, लेदर सेक्टर, टॉय सेक्टर को भी एड्रेस किया गया है. फुटवेयर और लेदर सेक्टर के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं और साथ में ही टॉय सेक्टर को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं वो इंडिया को एज फार एज द टॉयज आर कंसर्न्ड. क्लस्टर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, हाउ टफ इज दिस? My point is that unless you have a investments in R&D, unless you have a innovation, nobody is going to buy your outdated designs and models in toys and shoes and everything. Because we are talking of consumer markets. Your products have to compete against China. Your products have to compete against Vietnam. Your products have to compete against Philippines. Your products have to compete against Indonesia. Your products have to compete against American products and brands. Is your industry making benchmarking better than them? Just because you are cheap, and moreover we are not even cheap. So why somebody should buy my product? You want to make it global hubs, it means you should have a world-class R&D. You must have the least cost manufacturing. You must have the world-class logistics, and you should have a zero inspection, means zero inspectors. Let the customer and buyer decide what is the quality. Who is your inspector to tell me quality is good or bad? How much he knows about the subject? Tell me honestly whether any inspector knows business more than an entrepreneur. No. Then why this inspector tells him that your product is bad? Who is he? It is just a rent-seeking department. So government of India must leave the decision between buyers and seller. Keep inspectors away from them. That's the only thing again I'm telling Modi government. You don't need inspectors in a market economy. Because buyer will reject the product if quality is bad. We don't need inspector. सर अगर हम केपेक्स की बात करते हैं तो FY26 के लिए केपेक्स हैज बीन पेग्ड एट 11.2 लाख करोड़. FY25 के लिए ये 11.11 लाख करोड़ था, जिसे अगर हम देखें तो अभी तक एस्टिमेट्स है 10.8 लाख करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है. तो समवॉट उसी लेवल पे केपेक्स रख लिया गया है. और साथ में ही अगर हम देखें तो there is some kind of a message from the finance minister that private investment and capex cycle has to pick up. Now it's the turn of private companies to come forward and start investing. ये कब तक शुरू हो सकता है और ये शुरू भी होगा या नहीं? Private sector is very much required. Can Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister tell the private sector how many bureaucratic time and red tapeism is required? Suppose I apply for a license. How much time it will take? Can you put up a number on that? Should take. Can you give me a permission? Can you give me how many days I will get a power connection? Can you tell me when I will get my sewage clearances? Can you tell me when I will get the road constructed in and around my factory? You have no plans. You want private sector to come in where I will invest. So unless you see, that's what I'm saying. We have to learn how China attracts. You may say we have a democracy. I agree with that. But democracy does not mean that you cover the inefficiency in the name of democracy. We are trying to cover all our inefficiencies in the name of democracy. This is not going to help. Because see, please appreciate. There are 160 countries inviting investments, including US, China, Singapore, Malaysia, Thailand. Everybody wants investors. You are in number 50th in queue. Who will come to you? I'm not interested with your problems as country. I'm interested in my money. You give me an opportunity, I will invest. You don't want to give me an opportunity? There are another 160 countries available to me. Thank you to you. विजय सर, आपको इस बजट में कुछ पसंद भी आया? मेरे को पसंद एक चीज आई कि इस बार करीब 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए रखा. अच्छा. In different departments, there is a 50 to 60,000 crore to promote research and innovation in this country. Okay. My only way is that can private sector contribute 2 times of this? They all are sitting with good balance sheets. Right. Look into top 100 companies of India. There must be at least
10 lakh crores in the balance sheet. जी. Can private sector of India invest 3 lakh crore in R&D this year? That shows the capability of the boardrooms of India. Whether our boardrooms of Indian corporate have a vision for Viksit Bharat. It is not the issue of government, it is the boardrooms challenges. If they are not investing, it means they have no idea where to invest. And with brainless drivers on the seat, what will happen? You will just keep going into circles, you will never reach the destination. 3 key focus areas where government needs to act now so as to spur growth. एक तो मिडिल क्लास को कंजम्पशन स्टोरी बहुत दिनों से चल रही थी, 10 लाख का वेवर के तक लोन नहीं तो 12 लाख दे दिया, मिडिल क्लास तो खुश हो गया. पर 3 ऐसे की फैक्टर्स या की थिंग्स दैट नीड टू चेंज जो हमारा देश जो है वो वापस ग्रोथ के पथ पे आने के लिए. First of all, you have to ensure for all the state governments and agriculture related institutions benchmarking. No seed will be released if it is less than the global average. Okay. That should be benchmarking. It has to be ruthlessly done. Today, we are, even in this budget, we say we have released 100 varieties of seed. It's a waste of time and money. We don't need 100 varieties. I just need 10 which are world class. You are releasing 100 varieties which are substandard. I don't need that. I need just 10 varieties which farmers adopt and give me world class yield. That we are not doing. We are talking still numbers but not performance. So agriculture badly needs technology upgradation. Number 2 is your MSME. Remove all barricades of bureaucracy and red tapeism. Third issue is that all the areas of imports which are taking place, Government of India should, again, they say we have created a committee which will give report in 1 year. It's a waste of time. Trump says, I will give results in 100 hours. We are talking of 365 days. Can you see the difference? Mindset challenges. Right. We are still in bureaucratic mode. We need 1 year. 1 year, think of waste of time and energy and money for the country. Why can't you tell every ministry that I want results in 1 month? Why you need 1 year? Tell me the reason. Will you get a new wisdom? We still don't respect the speed and time as a country. So my only concern is that this 1 year committee has no meaning. Sectoral committee should be formed. Ask them if we want to remove all import, want to make in India. Tell what are your suggestions, we will adopt verbatim. Can Government of India have that much courage to invite that they can question the wisdom of bureaucracy? Will we accept it? Just do these 3 things, you will have a growth rate of 10%. So how would you rate this budget on a scale of 10, sir? Average. So average would be 5? 5. Okay. Because it is carrying on business. I will not say negative. They are continuing what they were doing. But is there anything exception? No. जी विजय सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर एंड द इंसाइट on what the government should really do.